लर्नर्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको डीएवी क्लास 8 सोशल साइंस के चैप्टर 10 कॉलोनियलिज्म, रूरल एंड ट्राइबल सोसाइटीज़ के सॉल्यूशन देने वाला हूँ। स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाया हुआ है। यदि आपने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर वीडियो दे दूँगा। तो पहले आप लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाया। ओके, तो आज मैं आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। चलिए लोग सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला आता है अंडर द महलवारी सिस्टम द वर्ड महल मीन्स ग्रुप्स ऑफ विलेज। देखिए, विलेजेस का जो ग्रुप होता है इसे महलवारी सिस्टम महल कहा जाता था। ओके, महलवारी सिस्टम के अंदर द रेतवारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय थॉमस मुंड्रो। जो रेतवारी सिस्टम था ये थॉमस मुंड्रो को द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। थर्ड, द अदर नेम फॉर जमींदारी बंदोबस्त वाज परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम। परमानेंट रेवेन्यू सिस्टम। हु इज द लीडर ऑफ संथाल्स रिवॉल्ट। संथाल के रिवॉल्ट का लीडर कौन था? तो सिद्धू कान्हू मुर्मू। गलत, देख लीजिए स्टूडेंट्स। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको ऐसे एजुकेशन मिलती रहती है। और स्टूडेंट्स, इसके आगे के चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशन अपलोड है। यदि आपने वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, और हर एक सब्जेक्ट का सेपरेट प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो किसी भी वीडियो के लिए चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन को आप लोग जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा। ओके, लास्ट करेक्ट आंसर्स देखते हैं। वेयर डिड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बिगन फर्स्ट? इंग्लैंड। सेकेंड हमारे पास बी में आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट है इंग्लिश चार्टर्ड द सेल्फ सफिशिएंट रूरल इकोनॉमी। मैनी ट्राइबल्स लेफ्ट फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ लिवलीहुड। बहुत सारे ट्राइबल्स जो है इन्होंने फॉरेस्ट को छोड़ दिया लिवलीहुड के सर्च में। ओके, जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल बाय लॉर्ड कार्निवाल। जमींदारी सिस्टम जो था ये लॉर्ड कार्निवाल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। स्टूडेंट्स, यदि आप एक्सप्लेनेशन हम लोग को देख लीजिएगा तो आप सॉल्यूशन को खुद कर पाइएगा। ओके, फोर्थ, लैंड रेवेन्यू वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंपनी। लैंड रेवेन्यू वाज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंपनी। जो लैंड रेवेन्यू था ये बिगेस्ट सोर्स था इनकम का कंपनी के लिए। बेसिक और की इंडस्ट्री स्टार्टेड इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, हमारा फिल इन द ब्लैंक्स भी हो गया। नेक्स्ट हम लोग अब ट्रू एंड फॉल्स देखने वाले हैं। ओके, तो देखिए ट्रू एंड फॉल्स। Before the advent of East India Company, the rural life in India was simple and self-sufficient. ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले जो रूरल लाइफ था इंडिया का ये सिंपल था और सेल्फ सफिशिएंट था। जी हाँ, ट्रू। टू, द ब्रिटिश वांटेड टू स्मगल एंड सेल ओपियम इन स्पेन टू अर्न प्रॉफिट। फॉल्स, क्योंकि वो चीन को बेच करके प्रॉफिट कमाना चाहता था, अफीम। किसान सभास were formed in 1930 to support the cause of peasants. True. The Khuns of Orissa practiced shifting agriculture. True. Fifth and last, true or false? The tribal chief lost all their powers and was forced to follow the laws made by British officers in India. True. देखिए, जो ट्राइबल चीफ्स थे वो अपने सारे पावर को खो चुके थे और ब्रिटिश ऑफिसर्स के बनाए गए लॉ का पालन करने के लिए वो बाध्य थे। ओके, चलिए स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये भी हो गया। फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। अब हम लोग इसे देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हाईलाइट द मेन फीचर्स ऑफ महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम के मेन फीचर्स को हम लोगों को बताना है। ओके, चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं इस आंसर को।
देखिए जो मेन फीचर्स था मारवाड़ी सिस्टम का वो ये था, जो मारवाड़ी सिस्टम था ये होल्ट मैगजीन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1822 में गैंगेटिक वैली नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में। लैंड को 2 महल्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। हर एक महल जो है ये 2 या 2 विलेजेस से कंप्राइज हुआ करता था। विलेज कम्युनिटीज़ को टैक्स कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी, वो रिस्पॉन्सिबल थे। ओके, देख लीजिए स्टूडेंट्स। ये जो क्वेश्चंस के आंसर है मैंने पॉइंट वाइज लिखा है ताकि आप लोगों को बहुत ही आसानी होगी ऐसे आंसर्स पे याद करने में, इसलिए एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा अपनी तरफ से। सेकेंड है व्हाई डिड द ब्रिटिश फोर्स इंडियन फार्मर्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप। जो ब्रिटिश फोर्स थे, मतलब जो ब्रिटिश थे, उन्होंने इंडियन फार्मर्स को क्यों फोर्स किया कमर्शियल क्रॉप उगाने के लिए। तो पहले तो आप लोग इंट्रोडक्शन एक लाइन लिख दीजिए, उसके बाद सेकेंड हम लोग यहाँ पर से देखेंगे। The Britishers wanted to smuggle and sell opium to China so that they could earn huge profits. Indigo was in great demand in the textile industries of Britain. Third है the peasants were forced to cultivate indigo plants to extract blue dye. जो peasants थे इन्हें इंडिगो उगाने के लिए, इसलिए इंडिगो को कल्टिवेट करने के लिए इसलिए फोर्स किया जाता है ताकि वो ब्लू डाई को एक्सट्रैक्ट कर सके। जो कंपनी है इन्होंने फार्मर्स को कैश क्रॉप्स उगाने के लिए इसलिए फोर्स किया ताकि वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पर ध्यान रख सके। थर्ड है व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ colonial रूल ऑन द ट्राइबल ऑफ इंडियन नेशन 93। ट्राइबल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कॉलोनियल रूल का, ये हम लोगों को बताना है। तो मैंने यहाँ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, आप लोग किसी 3 पॉइंट्स को लिखिएगा। जो ट्राइबल चीफ्स थे इन्होंने अपने सारे पावर को खो दिया और उन्हें ब्रिटिश ऑफिसर्स के द्वारा बनाए गए लॉज पालन करने के लिए वो बाध्य थे। दूसरा आता है जो चेंजेस फॉरेस्ट लॉ में बनाए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, ये ट्राइबल के लाइफ को बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट बना देते हैं, मुश्किल बना देते हैं। लाइफ जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था उनके लिए। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट वर डिक्लेयर्ड एज स्टेट प्रॉपर्टी। ज़्यादातर फॉरेस्ट को स्टेट प्रॉपर्टी के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया। बहुत सारे ट्राइबल्स को दूसरे एरियाज में जाना पड़ा लिवलीहुड के सर्च में। लिवलीहुड के सर्च में उन्हें दूसरे जगह में जाना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन बिरसा मूवमेंट। बिरसा मूवमेंट में हम लोगों को शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। चलिए हम इसे देखते हैं। इन 1895 बिरसा मुंडा एक यंग बॉय जो थे वो ट्राइबल्स के हीरो बन जाते हैं। ओके, वो अपने लैंड पे काम करने के लिए अर्ज करते हैं और अपनी लिविंग्स को अर्न करने के लिए अर्ज करते हैं और दूर भागने को मना करते हैं। बिरसा मूवमेंट के दौरान उनका जो पॉपुलैरिटी था वो इंक्रीज़ हो गया था, बढ़ गया था। इन्होंने अपने पीपल को बताया कि जो लैंड पॉलिसीज़ है ब्रिटिश के वो उनके ट्रेडिशनल लैंड सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बिरसा को 2 ईयर्स के लिए जेल में भेज दिया गया, लेकिन ये ट्राइबल्स को इंस्टिगेट कर चुके थे जमींदार पर अटैक करने के लिए। ये वाइट फ्लैग को रेज करते हैं बिरसा राज के सिंबल के रूप में। ये जो मूवमेंट था ये 1900 में ख़त्म हो जाता है और उसी समय बिरसा मुंडा का डेथ के साथ ये मूवमेंट है ये ख़त्म हो जाता है। ओके, देख लीजिए फ्रेंड्स। 5th क्वेश्चन है हाईलाइट एनी 3 चेंजेस दैट टुक प्लेस इन मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन द 19th century। 3 changes that took place in the modern industries in the 19th century were as follows. During this period, industrial revolution gave birth to modern industries, a new system of production based on machines and factories. इस पीरियड के दौरान क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन है ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज को जन्म देता है, एक ऐसा न्यू सिस्टम जो कि मशीन एंड फैक्ट्रीज पे बेस्ड था। टी जो है ये बिगेस्ट प्लांटेशन इंडस्ट्री बन जाता है असम, बंगाल और साउथ इंडिया में। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है 3rd पॉइंट, इंडस्ट्री जैसे कि कॉटन, जूट, आयरन, स्टील ये सब एक फास्ट रेट में डेवलप करते हैं। अब लॉन्ग आंसर्स हम लोग देखते हैं। लिस्ट द मेन फीचर्स ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। हाउ डिड द प्रोडक्शन ऑफ ओपियम, इंडिगो एंड शुगर सॉर्ट ऑफ द प्रॉफिट मार्जिन्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी।
परमानेंट सेटलमेंट्स के मेन जो फीचर्स थे वो थे कि लॉर्ड कार्निवल्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। जमींदार को लैंड का ऑनर बनाया गया था। जो अमाउंट था इसे 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो 89% टोटल रेवेन्यू को ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में जाता था और जमींदार के पास सिर्फ 11% ही हुआ करते थे। जो प्रोडक्शन था ओपियम, इंडिगो, ठीक है, और शुगर का, ये शॉर्ट अप करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को कैसे ये बताना था। देखिए जो ब्रिटिशर्स थे, ये मैंने ये पॉइंट आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है। द ब्रिटिशर्स वांटेड टू स्मगल एंड सेल ओपियम टू चीन सो दे कुड अर्न ह्यूज प्रॉफिट। उसके बाद इधर देखिए नेक्स्ट पॉइंट्स। द पीजेंट्स वर फोर्स्ड to cultivate indigo plant to extract blue dye. The rising demand of sugar in the West attracted many Europeans to set up sugar plantation in India. The British industries flourished at the cost of Indian industries. Next question है differentiate between रैयतवाड़ी and महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम और रैयतवाड़ी सिस्टम के बीच का डिफरेंस बताना है। रैयतवाड़ी सिस्टम थॉमस मुंडे को इंट्रोड्यूस किया गया था 1820 में साउथ इंडिया में, ओके। और महलवाड़ी सिस्टम हॉट मैगजीन द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1822 में गंगटिक वैली नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में, ओके, और पंजाब में। ये जो सिस्टम था रैयतवाड़ी सिस्टम, ये जो सिस्टम था ये डायरेक्ट सेटलमेंट था गवर्नमेंट और रेट्स के बीच में, ओके। जो कलेक्टिव सेटलमेंट था ये 5 ग्रुप ऑफ विलेज के मिल के बना हुआ होता था जिसे महल कहा जाता था। जो रेवेन्यू रेट था वो 50% था ड्राई लैंड के लिए और 60% था इरिगेटेड लैंड के लिए। विलेज कमिटीज जो थे ये टैक्स कलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज कॉलोनियलिज्म सिस्टमेटिकली डिस्ट्रॉय इंडियन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्री। चलिए हम लोग इसे देखते हैं। देखिए इसका आंसर, द कंपनीज पॉलिसी लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन क्राफ्ट्स, कॉटेज इंडस्ट्री एंड आर्टिसनशिप। To safeguard the British cotton industry, Indian silk and cotton textiles were destroyed with imposition of very heavy duty on Indian goods. Promotion of British machine-made articles at cheaper rates and decrease in the princely patronage. Fourth, changes in the British trade policy forced the Indian craftsmen and artisans to give up their traditional livelihood. The Industrial Revolution in Britain and other European countries were also responsible for the industrialization of India. स्टूडेंट्स इसके आगे की हिस्ट्री एंड सिविक्स के चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड है, ज्योग्राफी पे वीडियोस अपलोड है। आप लोग उन वीडियोस को भी जरूर से जरूर देख लीजिएगा क्योंकि मैं अच्छे तरीके से चैप्टर को समझाता हूँ, उसका सोल्यूशन भी समझा कर देता हूँ। और अभी तक आपने मेरे सेकेंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, आप लोग सेकेंड चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फोर्थ, हाउ फार वर ब्रिटिश एग्रीगेशन एंड ट्राइबल पॉलिसीज। अच्छा और भी है रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइड स्प्रेड डिस्कंटेंट इन इंडिया, ओके। तो मैंने आधा क्वेश्चन लिखा है, आधा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, बुक से देख लीजिए एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, ओके। इसका आंसर देखते हैं। एग्रीगेशन पॉलिसी, लैंडलॉर्ड बिकम द माउथपीस ऑफ द गवर्नमेंट, एग्रीकल्चर वाज कमर्शियलाइज्ड, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीजेंट्स वर वर्स्ट, peasant farmers become landless and even at times bonded laborers and slaves. देख लीजिए स्टूडेंट्स। Tribal policies, each tribe had a tribal chief but under the British he was deprived of all powers. Tribal chiefs had to follow the rules made by British officials in India. The British wanted the tribal groups to settle down and become peasant cultivators. Most of the forests, especially the reserve forests which provided timber, were declared as a state property. स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डिस्क्राइब एनी 5 रिवॉल्ट्स बाय ट्राइबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। देख लीजिए स्टूडेंट्स आप लोग इसका आंसर। फिर खासिस रिवॉल्ट्स, उसके बाद कुकीज, उसके बाद खून, संथाल्स, उसके बाद मुंडाल और छोटा नागपुर। इसमें ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे और आप लोग क्या कीजिएगा कि आप लोग एक्सप्लेनेशन लोग जरूर से जरूर देख लीजिएगा ताकि आप लोग सारे रिवॉल्ट्स को भी समझ जाइएगा और जो भी चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन है आप लोग उसे भी इजीली बना पाइएगा। उसके बाद कुकीज़ रिवॉल्ट,
खुंड्स, संथाल्स रिवॉल्ट। संथाल्स में और भी मिडिल मैन के बाद दे रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन 1855 to 1856 अंडर द लीडरशिप ऑफ सिद्धू एंड कानू मुर्मू। ये देखिए, उसका मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर। तो स्टूडेंट, इसी के साथ मैंने आपको एक वीडियो में पूरा सॉल्यूशन दे दिया। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपका जैसा एजुकेशन वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। और स्टूडेंट, सब लोग सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए, और आगे के चैप्टर्स की वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।